conversation topic is on rhythm, which contain realistic mean. जैसे कि आप लोग चाहते हैं कि realistic mean is used for Alzheimer's management. As you see, cover page का टाइटल है We Are Together, Me and My Memories. ये मेडिसिन मेमोरी की। जब किसी को अल्जाइमर होता है तो वो चीजें भूलना शुरू हो जाता है, मगर अपने बचपन को बहुत याद करता है और वो उनको इस तरीके से याद कर रहा होता है जैसे कि वो अपने सामने देख रहा हो। डिमेंशिया भूलने की बीमारी को कहते हैं और अल्जाइमर्स डिमेंशिया की एक टाइप है। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें इंसान की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इंपेयर्ड हो जाती है, यानी कि रोजाना के तमाम काम जो घर वालों से ताल्लुक बहुत मुतासिर हो जाते हैं। मेमोरी यूज लॉस हो जाती है, बोलने में मुश्किल होती है, समझने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। जब डॉक्टर के पास उनके केयर गिवर पेशेंट को लेकर आते हैं तो इस तरीके से बता रहे होते हैं फिर अब वो हर चीज भूलने लगे हैं, अब वो भूलने की बीमारी हो गई है, अब वो गली में गुम हो जाते हैं, अब वो बात नहीं समझ पाते, अब वो का मिजाज और रवैया बहुत सख्त है, अब वो रिश्तेदारों को नहीं पहचान रहे होते, अब वो मामूली काम नहीं कर पा रहे, अब वो आम कामों और सामाजिक कामों से अलग रखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO डिमेंशिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में हर 3 सेकंड में डिमेंशिया 3 सेकंड में एक इंसान डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। डिमेंशिया एक आम एजिंग प्रोसेस नहीं है, ये एक बीमारी है जो कि वक्त के साथ-साथ वर्स्ट होती जाती है। अर्ली सिम्पटम्स में अगर हम पेशेंट्स को देखें तो वो नाम याद रखें, रीसेंट इवेंट याद रखने में बहुत मुश्किल पेश आती होती है, डिप्रेशन हो जाता है और इन लेटर सिम्पटम्स जजमेंट में मसले के साथ-साथ डिसओरिएंटेशन, कन्फ्यूजन, मिजाज में तब्दीली, बोलने, खाने, निगलने में, चलने में परेशानी होती है। इन नेक्स्ट स्लाइड में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर अल्जाइमर्स प्रोग्रेशन को डिस्कस किया गया है, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से स्टार्ट होता है, फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम, मूड में तब्दीली, पर्सनैलिटी में तब्दीली, जजमेंट में मुश्किल हो रही होती है। मॉडरेट अल्जाइमर डिमेंशिया में पेशेंट बिहेवियर और पर्सनैलिटी में चेंजेस हो रही होती है और जबकि न्यू इन्फॉर्मेशन को समझना और याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी इफेक्ट हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जस्ट लाइक गाड़ी चलाना, कंप्यूटर यूज करना वगैरह। वंडरिंग यानी कि आवारा होकर घूमना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कंफ्यूजन और रोजमर्रा की जिंदगी के काम में एक असिस्टेंट की जरूरत होती है। जबकि सीवियर सिम्पटम्स में चलने फिरने, मूव करने में दुश्वारी होती है, पेशेंट मुस्तकिल बेड पर आ जाता है। अपना रोजमर्रा के काम के लिए उसको कंप्लीटली एक असिस्टेंट की जरूरत होती है जो उसको 24 आवर्स उसके साथ रहे। जबकि जब पेशेंट अल्जाइमर में मुब्तला होता है तो वो अब कैसे महसूस करता है या किस तरीके से अपने सिम्पटम्स बता रहा होता है, दिन ब दिन चीजें और लोगों को भूल रहा हूँ मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा, जजमेंट नहीं कर पा रहा है, क्या चीज है, कौन है, ऐसा लग रहा है लोग बहुत तेज-तेज बात कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा। रोजाना के काम में मुश्किल पेश आ रही है। पेशेंट अपनी पर्सनैलिटी में वाज़ेह तब्दीली नोट करता है। पेशेंट अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। पेशेंट फिर समझता है कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन गई है। अल्जाइमर सिर्फ पेशेंट को मुतासिर नहीं करता, ये पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देता है। सबसे ज़्यादा फैमिली केयरगिवर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि अल्जाइमर पेशेंट को 24 घंटे चाहिए होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर केयरगिवर यंग है, बेटा या बेटी की तो उसकी जॉब इफ़ेक्ट हो रही होती है, उसकी इनकम लूज़ हो रही होती है और अगर स्पाउस है तो वो खुद बूढ़ा या बूढ़ी होती है जिसकी वजह से उसको सँभालने में उनको दुश्वारी पेश आ रही होती है। अल्जाइमर एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिज़ीज़ है। इसको क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस प्रोसेस को स्लो डाउन करके क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जा सकती है। 2 तरह की मेडिसिन अल्जाइमर मैनेजमेंट में यूज़ होती है, कोलिनेज स्ट्रेस इन्हिबिटर और एनएमडा रिसेप्टर एंटागनिस्ट। कोलिनेज स्ट्रेस इन्हिबिटर्स में रिविस्टिक्मिन, डोनापाजिल और ग्लूटामाइन सॉल्ट्स को यूज़ किया जा सकता है, जो कि डायग्नोसिस के साथ ही रिकमेंड की जाती है। रिविस्टिक्मिन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीनों कंडीशन में रिकमेंडेड है, जबकि एनएमडा रिसेप्टर एंटागनिस्ट में मेमेंटीन आती है, जो मॉडरेट टू सीवियर में रिकमेंडेड है और ज्यादातर कोलिनेज स्ट्रेस इन्हिबिटर के साथ कॉम्बिनेशन में एडवाइस की जाती है। रिविस्टिक्मिन पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया में रिकमेंडेड है, जबकि मेमेंटीन के इनसफिशिएंट एविडेंस है। पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया में जस्ट सिर्फ अप्रूव रिविस्टिक्मिन है। मैं अब आपसे 18 इंटरनेशनल स्टडीज शेयर करना चाहूंगा व्हिच विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस ऑन रिविस्टिक्मिन। फर्स्ट वन पब्लिश्ड study in is meta-analysis which was published in Dementia and Geriatric Cognitive Disorder. Objective of this study is to see efficacy of rivistiquine in Alzheimer's disease patient with rapid disease progression, and the result shows patient receive greater benefit from rivistiquine और वो पेशेंट जिनके सिम्टम्स तेजी से वर्स्ट हो रहे हैं उनमें खास तौर पर बहुत ज्यादा अफादियत देखी गई है। Second study was published in Alzheimer's disease disorder. The objective of this study is to see efficacy in different stages of Alzheimer's disease. Results shows rivistiquine provide benefit in cognitive and activity of daily living across all disease severity level. Means rivistiquine effective in mild, moderate, and severe Alzheimer's. Third study was published in International Journal of Geriatric Psychiatry. The objective of this study is to see the efficacy efficacy in dementia with Lewy body. Lewy body dementia में ब्रेन में एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं जिसे अल्फा सेंटिनाइन कहते हैं और इस स्टडी के रिजल्ट्स हमें बताते हैं रिविस्टिक्मिन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट क्लिनिकल इंप्रूवमेंट एंड वेल टॉलरेटेड। फोर्थ इंटरनेशनल स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये था कि एफिकेसी रिविस्टिक्मिन की चेक करना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इन माइल्ड टू मॉडरेट एंड सीवियर स्टेजेस और रिजल्ट्स शोज रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन कॉग्निशन assessed by Geriatric Disability Scale. Next study present in current medical research in opinion. The objective of this study is to compare efficacy of rivistiquine and donepezil. Result shows rivistiquine provide greater benefit
greater benefit than donepezil. Another international study objective is to check effect on cognitive in Lewy body. Cognition is broad terminology. हम एक एक्रोनाइम से cognition को समझ सकते हैं. EMAP. EMAP से हम बहुत easily cognition को समझ सकते हैं. E for executive function यानी रोजमर्रा के काम जैसे कपड़े पहनना, शूज पहनना और डिफरेंट काम करना. M for memory, A for attention and P for psychomotor speed. Psychomotor speed को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम किसी सिग्नल पे गाड़ी लेके खड़े हों और अगर रेड से जब सिग्नल ग्रीन होता है तो हमें अगर हमारी साइकोमोटर स्पीड सही होगी तो हम जल्दी से परसीव करेंगे और ग्रीन सिग्नल पे गाड़ी अपनी चलाएंगे. जबकि अगर हमारी साइकोमोटर स्पीड कम होगी तो हम बहुत देर में परसीव करेंगे और पीछे जब कोई इशारा देगा तो फिर हम मूव करेंगे. अगर 100 पेशेंट को पार्किंसन होता है तो उसमें से 8 सालों में 78 लोगों को लाजमी तौर पे डिमेंशिया हो जाएगा जो कि बहुत बड़ा नंबर है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड ऑन रिवेस्टिक्मीन टू चेक इट्स एफिकेसी इन पार्किंसन डिमेंशिया. Following studies shows रिवेस्टिक्मीन significantly and remarkably improve in power of attention, continuity of attention, cognitive reaction time and reaction time variability. Another study which was published in Georgian Neuro Journal, the objective of the study is to see the efficacy of rivastigmine on cognitive dysfunction and following inpatient Parkinson disease patient. The result showed rivastigmine cognitive डिटोरेशन को डिले भी करेगी और पार्किंसन पेशेंट को गिरने से भी बचाती है. नेक्स्ट स्टडी शोज रिवेस्टिक्मीन पार्किंसन पेशेंट को सीधा खड़ा रखने में मदद देती है जिसकी वजह से पेशेंट को गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं. नेक्स्ट 3 स्टडीज इंटरनेशनल स्टडीज शोज रिवेस्टिक्मीन प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट इन वैस्कुलर डिमेंशिया. वैस्कुलर डिमेंशिया में ब्रेन में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से डिमेंशिया के तमाम सिम्टम्स आ रहे होते हैं. The next 2 studies shows rivastigmine is safe in patients with traumatic brain injury and improved cognitive symptoms, according to International Journal of Geriatric Psychiatry. By the use of rivastigmine, हम hospitalized elderly patient को delirium से बचा सकते हैं. Delirium में क्या हो रहा होता है? Patient की brain में abruptly change होता है जिसकी वजह से mental confusion, emotional disruption, सोचने में, याद करने में, सोने में और attention में बहुत खराबी आ जाती है. According to clinical neuropharmacology, rivastigmine serious inhibition के लिए quality of life, cognition, mood, social relationship को significantly improve करती है. Rivin 1.5 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम पर ml oral solution अवेलेबल है. ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करनी होगी 1.5 मिलीग्राम बीडी से स्टार्ट करनी है. पेशेंट अगर टॉलरेट करता है तो 2 हफ्तों के बाद 3 मिलीग्राम बीडी, इसी तरीके से 4.5 मिलीग्राम बीडी और मैक्सिमम डोज जो है वो 6 मिलीग्राम बीडी है. इस प्रोडक्ट के चैलेंजेस में अगर हम देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंप्लायंस है कि पेशेंट एल्डरली पेशेंट होता है वो दवाई नहीं यूज करना चाहता, वो कैप्सूल नहीं ले रहा होता. यहाँ पर हमारे पास फायदा है कि हम सिरप में उस पेशेंट को दे सकते हैं, जस्ट ड्रॉप में देना है. फिर उसके बाद जो डोज है ऑप्टिमाइज हाई कंसंट्रेशन पे लेके जाना है. और सबसे चैलेंज ये है ये क्योर नहीं है, इससे केयर होती है. इसका एडवर्स इफेक्ट नोजिया है, उसकी मैनेजमेंट के लिए जस्ट स्टार्ट विद लो डोज